हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिरोही। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स का, यांत्रिकी का, उसके हम बारे में बात कर रहे हैं। हमने पिछले 2 लेक्चर इसके बारे में डाले हैं। ये लेक्चर 3 है आपका फर्स्ट के रिगार्डिंग। कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि संरक्षी बल। संरक्षी बल बच्चों क्या होता है कि जैसे कोई भी बल है, यदि एक कोई भी वस्तु है उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में या फिर जो कार्य किया जाता है वो कार्य यदि उसके पथ पर निर्भर नहीं करता, मतलब हम किसी भी पथ से उस कार्य को करें, उस पथ पर निर्भर नहीं करते हुए उसके प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर यदि निर्भर करता है तो वो बल क्या कहलाता है? संरक्षी बल कहलाता है। If the work done by the force in moving a body between any 2 points is independent of the path followed, यदि बल के द्वारा किया गया कार्य शुरुआती और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर करता है, ना कि पथ पर, तो इसे संरक्षी बल कहते हैं। जैसे कोई भी पोजीशन है, ए से बी तक जाने में हमें कितने सारे पाथ हैं हमारे। हम एक सीधी रेखा के थ्रू जा सकते हैं, इस तरह से जा सकते हैं और इस तरह से जा सकते हैं। अब ये हमारा, यदि हमारा जो हम बल लगा रहे हैं वो केवल इनिशियल और मतलब प्रारंभिक की स्थिति क्या है और फाइनल हम किस स्टेज पे पहुंच रहे हैं उसी पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता, तो इसे हम संरक्षी बल कहते हैं। जैसे कि ये आपको कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है, एक ये मूल बिंदु है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, बी है। ए पॉइंट का जो स्थिति सदिश है वो 0 से कितना है, आर ए मान लिया हमने, बी से आर बी मान लिया। अब ए से बी तक जाने के लिए यहाँ पे हमने पाथ दिए गए हैं। फर्स्ट पाथ जो है वो है ए टू बी और सेकंड जो है वो है बी टू ए। इट मीन्स ये क्लोज लूप हो गया, बंद लूप हो गया एक। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, डब्ल्यू ए बी मीन्स किया गया कार्य ए से बी तक। इट मीन्स अलोंग पाथ ए, पाथ ए के थ्रू ए से बी तक किया गया कार्य, डायरेक्शन इसकी ए से बी की तरफ है। ये बराबर किसके होगी बच्चों, डब्ल्यू ए बी। पाथ अगर हम ए से बी तक चाहे पाथ 2 से जाएं या पाथ ए से जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का वर्क डन क्या होगा, बराबर होगा। पर डब्ल्यू ए बी अलोंग पाथ 1 यानी कि ए से बी तक जाने में पाथ 1 के थ्रू किया गया कार्य इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू बी ए। बराबर तो ये किसके होगा बच्चों, ए से बी तक जब हम पाथ एक फर्स्ट के थ्रू जा रहे हैं वो, और यदि ए से बी तक हम पार्ट 2 के जा रहे हैं तो वो तो बराबर होगा। पर यदि हमारी डायरेक्शन चेंज है, डब्ल्यू बी ए मीन्स बी से ए तक जाने में, बी से ए तक की डायरेक्शन चेंज हो गई ना, यहाँ हम ए से बी तक जा रहे थे, यहाँ बी से ए तक जा रहे हैं, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो तो सेम होगी, पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, एक माइनस साइन आएगा। तो माइनस साइन है, इसे हम इस वर्क डन को यदि यहाँ पर ले जाएं तो हमारे पास क्या आएगा, डब्ल्यू ए बी, इट मीन्स ए से बी तक जाने में किया गया कार्य है, प्लस डब्ल्यू बी ए, बी से ए तक जाने में किया गया कार्य इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया, एक लूप बन गया कि ए से बी तक और बी से ए तक जाने में किया गया कार्य 0 होता है। इट मीन्स यदि हम वापस उसी पोजीशन में आ जाएं घूमकर, तो पाथ अगर संरक्षी बल हमारा लग रहा है तो उस कंडीशन में ये जो वर्क डन है, किया गया कार्य है, वो क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स क्लोज लूप यानी कि बंद लूप में किया गया कार्य ए से बी तक और बी से ए तक। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, किया गया कार्य को हम फोर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो समाकलन होगा, ये हमने क्लोज लूप लगाया है क्योंकि बंद लूप है, एफ डॉट डी आर फोर्स मल्टीप्लाई बाय स्थिति सदिश इज इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। संरक्षी बल की यही कंडीशन होती है कि एक बंद लूप में किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, यदि बल संरक्षी है तो। Thus, a force is said to be conservative if the work done by the force is moving a particle along the closed path is 0. फोर्स क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा यदि किया गया कार्य, किसी भी फोर्स के द्वारा किया गया कार्य एक बंद लूप में 0 हो, और यदि इट डज नॉट हैपन द फोर्स इज सेट टू नॉन कंजर्वेटिव। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर किया गया कार्य 0 नहीं होता है बंद लूप में, तो वो बल क्या कहलाएगा, असंरक्षी बल कहलाएगा या फिर नॉन कंजर्वेटिव बल कहलाएगा। नॉन कंजर्वेटिव बल क्या होता है,
ये बल जिनके द्वारा किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह में विस्थापित करने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। इट मीन्स उसे मतलब नहीं है कि पहली स्थिति क्या थी और अंतिम स्थिति क्या है, किस पथ से वो गुजर रहा है उस पथ पर निर्भर करता है असंरक्षी बल। नेक्स्ट आता है बच्चों कोऑर्डिनेट फ्रेम। कोऑर्डिनेट फ्रेम क्या होता है, कोई भी पॉइंट है, जैसे हमारे मतलब निर्देशांक एक्सिस जिसे हम बोलते हैं। इन मैकेनिक्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन इवेंट इज स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ ए सेट ऑफ 2 और 3 कोऑर्डिनेट। कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, उसकी यदि हमने स्थिति बतानी है, हमें उसकी पोजीशन बतानी है, तो हमें निर्देशांक 2 या 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। या तो हम 2 डायमेंशन में बताएंगे या 3 डायमेंशन में बताएंगे, और वो क्या कहलाता है, कॉल्ड है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इट मीन्स किसी भी वस्तु की स्थिति को निर्देशांकों की सहायता से ही बताया जाता है, यही क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड 1, 2 और 3 डायमेंशन। कोई भी मोशन क्या कहलाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय कहलाती है। एक विमीय क्या होती है, यदि कोई भी जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यदि सरल रेखा में गति कर रहा है तो एक विमीय गति कर रहा है। यदि वो 2 डायमेंशन यानी कि 2 निर्देशांक वाले यदि उस पे पथ पे गति कर रहा है तो क्या कहलाता है, टू डायमेंशनल कहलाता है यदि वो उस प्रकार की मोशन जो होती है। और 3 डायमेंशन में यदि स्पेस में कोई भी ऑब्जेक्ट यदि गति कर रहा है, जैसे हमारा पूरा स्पेस है, इसमें क्या है, एक्स वाई जेड तीनों निर्देशांक होते हैं, तो फ्री स्पेस में यदि कोई गति कर रहा है तो क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल कहलाता है। तो सबसे पहले हमें बात करते हैं, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक, यानी कार्टेशियन निर्देशांक सिस्टम होता है। कार्टेशियन निर्देशांक सिस्टम में क्या होता है बच्चों, 3 दिशाएं हम डिसाइड करते हैं। राइट हैंड वाला जो हम लेते हैं उसमें एक्स इस साइड लेते हैं, वाई और जेड, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये आप जानते हैं, तीनों निर्देशांक हैं। और यदि लेफ्ट हैंड वाला हम ले तो एक्स, वाई और जेड इस प्रकार से डिसाइड करते हैं। यहाँ पर आर, अब हम क्या लेते हैं, जैसे कोई भी निर्देशांक है, यहाँ पे हमने कोई बिंदु पी ले लिया, पी को हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं, एक्स वाई जेड 3 पॉइंट से दिखा सकते हैं। ये क्या है कि इसकी एक्स डायरेक्शन में किस पोजीशन पे है, वाई डायरेक्शन में किस पोजीशन पे और जेड डायरेक्शन में किस पोजीशन पे है। आर यहाँ पर क्या दिखाता है बच्चों, इसका स्थिति सदिश है ये, कि ये मूल बिंदु से इसका स्थिति सदिश हमें बताता है। पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट वी दैट वी कैन राइट, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसके जो निर्देशांक है एक्स वाई जेड उनके रूप में हम इस सदिश को लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये सब आप पढ़ चुके हैं बच्चे 12th में। आई कैप, जेड, जे कैप और के कैप क्या है बच्चों, एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, और तीनों डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ये क्या है, निर्देशांक है। तो आर जो हमारा स्थिति सदिश है वो क्या होता है बच्चों, आर स्थिति सदिश की इसकी यदि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, आर का हम मोड करेंगे। इट मीन्स कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इससे हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है। अब यदि हम कोई भी पॉइंट लें, इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस, यहाँ पर तो पोजीशन क्या थी, एक ही पोजीशन थी इस पार्टिकल की पी। यदि पोजीशन की पार्टिकल की पोजीशन यदि चेंज हो रही है, इट मीन्स पहले पार्टिकल किस पे था, पी पॉइंट पे था, फिर क्यू पॉइंट पे आ गया, तो उसका हम किस प्रकार से स्थिति सदिश निकालते हैं, वो है बच्चों, जैसे मान लीजिए पी पॉइंट है, इसका स्थिति सदिश हमने मान लिया R1 है, क्यू पॉइंट पे जाने के बाद में इसका स्थिति सदिश R2 है, और P से Q तक का जो स्थिति सदिश है वो क्या है, मान लिया बच्चों R है। इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस विद टाइम फ्रॉम P टू Q, P से Q तक यदि स्थिति चेंज होती है किसी भी पार्टिकल की, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यानी कि सदिश होगा इसका PQ सदिश है, इसका किस प्रकार से हम लिख सकते हैं बच्चों, ये हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसकी हम डायरेक्शन देखते हैं। R1 आपका इस डायरेक्शन में है, R2 की डायरेक्शन ये है और R की डायरेक्शन ये है, क्योंकि P से Q में चेंज हो रहा है। तो हम डायरेक्शन के अनुसार ऐड करते हैं, ये आपको पता है सदिशों में किस प्रकार से ऐड किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, R1, इस डायरेक्शन में हम चलेंगे, R1 प्लस R इज इक्वल्स टू R2, क्योंकि ये इसके अब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो अपोजिट आएगा ना, इसलिए R1 प्लस R इज इक्वल्स टू
R2। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से हम यदि R की वैल्यू निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, R2 माइनस R1। इट मीन्स दो भी कोई भी पोजीशन यदि पार्टिकल की चेंज हो रही है तो उनका जो बीच का स्थिति सदिश होता है वो उन दोनों पार्टिकल्स के स्थिति सदिश का डिफरेंस होता है, इसमें अंतर होता है। तो PQ का स्थिति सदिश हमारे पास क्या आ गया बच्चों, R2 माइनस R1। Here R1 and R2 are the position of the particle at time T1 and T2। R1 R2 क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स की पोजीशन। देन द वेलोसिटी, अब क्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे पार्टिकल की। वेलोसिटी यदि हमें निकालनी है तो वेलोसिटी आप जानते हैं बच्चों क्या होती है, वेग बराबर दूरी बटा समय। इट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है हमारा बच्चों, R2 से R1 की तरफ जा रहा है तो R2 माइनस R1, और टाइम किस प्रकार से चेंज हो रहा है, T2 माइनस T1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ये आपका V आ गया। V की यदि हम लिमिट लगाएंगे डेल्टा T टेंड्स टू 0 तो आपको पता है ये अवकलन के रूप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो V हमारा क्या आ जाएगा, T R अपॉन डी टी। R यहाँ पर क्या है, x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इस ये वैल्यू यदि हम R की यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, I कैप dx अपॉन dt प्लस j कैप dy अपॉन dt प्लस k कैप dz अपॉन dt। यदि ये वेलोसिटी हम मान के चले, पोजीशन जैसे टाइम के अनुसार चेंज हो रही थी ऐसे ही जो वेग है वो भी टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है। यदि वेग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आल्सो चेंजेस विद टाइम, यदि जो वेग है वो पार्टिकल का वो टाइम के साथ यदि चेंज हो रहा है तो क्या होगा, वो एक्सीलरेशन होगा। इट मीन्स वो त्वरण होगा। आपको पता है त्वरण क्या होता है, v अपॉन टी। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। सेम इसी तरह से निकालेंगे हम। ये क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। त्वरण क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। ये हमारे पास क्या आएगा, dv अपॉन dt। v को हम क्या लिख सकते हैं, dr अपॉन dt। तो ये हमारे पास क्या आ गया, d2r अपॉन dt स्क्वायर। इसी प्रकार से एक a जो हमारा इस फॉर्म में आ गया वो क्या आ गया बच्चों, a इज इक्वल्स टू I कैप d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस j कैप d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस k कैप d2z अपॉन dt स्क्वायर। ये हमारे पास a आ गया। अब हम क्या जानते हैं बच्चों कि कोई भी, ये रेफरेंस ये तो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड की फॉर्म में। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, निर्देशांक होते हैं, वो स्फेरिकल फॉर्म में भी होते हैं, इसमें गोलीय निर्देशांक भी होते हैं और सिलेंड्रिकल भी होते हैं, इसमें बेलनाकार कोऑर्डिनेट भी होता है। तो स्फेरिकल गोलीय जो होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से लिखते हैं, आर थीटा और फाई से लिखा जाता है, और सिलेंड्रिकल वाला जो होता है वो आर फाई और। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका रिलेटिव मोशन। इट मीन्स सापेक्ष गति। सापेक्ष गति क्या होती है, जैसे कोई भी जैसे ट्रेन जा रही है और हम लोग बाहर खड़े हैं तो हमारे सापेक्ष ट्रेन की जो गति है वो क्या होगी। तो सापेक्ष गति होती है किसी भी चीज के सापेक्ष, किसी भी चीज के रिलेटिव हम यदि देखकर मोशन गति को देखते हैं तो क्या कहलाती है, रिलेटिव मोशन कहलाती है। यदि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं बच्चों P और Q अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एक v1 से मूव कर रहा है, एक v2 वेग से मूव कर रहा है, तो फिर हम रिलेटिव वेलोसिटी किस प्रकार से निकालते हैं। इसके लिए हमने ये केसेस, जो फॉलोइंग केसेस हैं ये हम देख सकते हैं। पहला केस जो है उसमें बच्चों, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में गति कर रहे हो, मीन्स P ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ये भी v1 वेग से एक ही दिशा में, इस दिशा में गति कर रहा है, और Q जो है v2 वेग से इसी दिशा में गति कर रहा है, तो इनके लिए रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगी बच्चों, जैसा कि यदि हम लेके चलें कि P का जो वेग है Q के सापेक्ष, समझ रहे हैं आप, एक ही जब डायरेक्शन में गति कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू Q, ये क्या होगी, P की वेलोसिटी Q के सापेक्ष। तो ये क्या होगी बच्चों, v2 इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो P की जो वेलोसिटी होगी इसके सापेक्ष वो क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और इसका जो साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस v2। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ जब गति कर रहे हैं तो जब ये एक दूसरे को देखते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। जैसे कि हम ट्रेन और हमारा जो हमें चलती हुई ट्रेन से पेड़ भी चलते हुए दिखाई देते हैं, वो होती है आपकी सापेक्ष गति। तो इसमें क्या निकाल रहे हैं हम कि P की वेलोसिटी Q के सापेक्ष। तो जब Q इसी दिशा में डायरेक्शन में गति कर रहा है तो Q के सापेक्ष यदि
क्यू पॉइंट पर खड़े होकर यदि हम पी की गति को देखें तो हमें पी किधर जाता हुआ नजर आएगा बच्चों, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी जो गति होगी वो हमें क्या दिखाई देगी, जो क्यू की गति है, क्यू का जो वेग है वो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -v2 हो जाएगा। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, p की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों, v1 तो इसकी वेलोसिटी है ही, q के सापेक्ष इसकी वेलोसिटी एक और हो जाएगी जो कि अपोजिट होगी, जिस डायरेक्शन में q जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगी -v2। और q की क्या हो जाएगी बच्चों, q की इस अपने ही सापेक्ष क्या हो जाएगी, v2 डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी भी अपोजिट -v2 हो जाएगी। इट मींस ये अपने आप को रेस्ट में फील करेगा कि ये रुका हुआ है, तो q तो क्या हो जाएगा, एट रेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर p क्या हो जाएगा बच्चों, p की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल v1 प्लस -v2, तो ये क्या हो जाएगा v1 v2। इन दिस केस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ p विद रेस्पेक्ट टू q इज गिवन बाय, मतलब सापेक्ष गति p की q के सापेक्ष हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, v12 इज इक्वल्स टू पहले पार्टिकल की दूसरे के सापेक्ष, p12 इज इक्वल्स टू क्या होगा, v1 v2। हमारे पास ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी, जबकि दोनों सेम डायरेक्शन में गति कर रहे हों। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ साथ स्ट्रेट लाइन में तो गति कर रहे हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। p यदि इस दिशा में गति कर रहा है तो q हमारा किस दिशा में गति कर रहा है बच्चों, p इस दिशा में गति कर रहा है तो q इसके अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहा है। तब हमारे पास क्या होगी, p की वेलोसिटी q के सापेक्ष क्या हो जाएगी बच्चों, सेम हम उसी प्रकार से लेंगे, q इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में हमें प्राप्त होगी, तो ये क्या हो जाएगी -v2, क्योंकि इस बार q जो है हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो डायरेक्शन इसके q के ही अपोजिट होगी p की, तो q के अपोजिट हम इसी डायरेक्शन में होगी जो डायरेक्शन p की है, और ये इसके अपोजिट होगी। इट मींस ये क्या होगा, -v2, ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पास किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, सेम होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी होगी वो खुद के सापेक्ष क्या हो जाएगी, v2 और -v2, और p की क्या होगी बच्चों, v1 v2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम v1 प्लस -v2, और q हमारा किस, ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि आपके कंजर्वेटिव फोर्स और उसके बारे में था। इसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।